अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाजरीन, मंडे मुबारक। एक नए हफ्ते का आगाज है, नई एनर्जी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो नाश्ता तगड़ा कीजिए। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की जानिब, और पहली खबर क्या है? एक मुआहिदा जो कि हुकूमत और करदम तंजीम के दरमियान हुआ है, उस मुआहिदे की बात सबसे पहले करते हैं। चूँकि हमने लास्ट वीक देखा जिस तरह से एक अफरा तफरी का माहौल रहा, जिस तरह से देखा गया कि मुल्क में अनारकी की तरफ बढ़ सकता है, स्पेशली पंजाब की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पर पुलिस भी अलर्ट, रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया, तमाम सिक्योरिटी इदारों को तलब कर लिया गया, इस वजह से कि जो सिचुएशन है वो बेहतर रहे, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े जिससे मुल्क की बदनामी हो सके। और इसीलिए मुज़ाकरात भी हुए, और इसीलिए हमने देखा कि उसके बाद फिर मुज़ाकरात होने के बाद एक मुआहिदा बाकायदा तौर पर तश्कील पाया गया करदम तंजीम यानी TLP और उस हुकूमत के दरमियान, जिसमें अब ये तय पाया गया है कि जो करदम तंजीम है वो अपना जो एक मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, उससे दस्तबरदार हुआ है। बिल्कुल ऐसे ये कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें ये तमाम तर जो नुकात मद्देनजर रखे गए हैं उन पर बातचीत की गई है। हुकूमत और कलदम तंजीम के दरमियान मुआहदे के अहम नुकात सामने आए और नुकात के मुताबिक कलदम तंजीम फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है, जबकि आइंदा किसी भी लॉन्ग मार्च और धरने से गुरेज करेगी। मुआहदे के मुताबिक तंजीम आइंदा बतौर सियासी जमात सियासी धारे में शरीक तो होगी, लेकिन हुकूमत गिरफ्तार कारकुनान को रिहा कर देगी। वो गिरफ्तार कारकुनान जो कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पुलिस के गिरफ्त में थे, वो गिरफ्तार हो गए। ताहम मुआहदे में लिखा गया है कि दहशतगर्दी समेत संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनान को अदालत से रिलीफ लेना होगा और धरने के शुरका रास्ते खोल देंगे, जबकि एक दो रोज में घर वापस जाएंगे। जबकि हुकूमत TLP को कलदम तंजीम करार देने का अपना फैसला जो है वो भी वापस ले लेगी। साथ ही साथ धरने की शुरका के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुआहदे पर कलदम तंजीम की जानिब से मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बतौर गारंटियर एक किरदार इर्दा किया है, जबकि हुकूमत की जानिब से हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और अली मोहम्मद खान साहब ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तो ये थी कल की सिचुएशन, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे थे कि जो मुल्क में एक अनारकी की एक इंतशार की सूरत हाल थी, अब वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। इसी तनाजुर में अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के हवाले से, तो उन्होंने एक अहम स्टेटमेंट दी है, एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की विजन 2030 ने पाकिस्तान को खलीजी ममालिक के साथ नए पाकिस्तान के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के मौके फ्राहम किए हैं। मतलब ये कि सऊदी अरब की जानिब से जो विजन 2030 पेश किया गया है, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो ये विजन तेल पर सऊदी अरब के इन्हिसार को कम करने, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, तफरी और सयाहत जैसे अवामी खिदमात के शोबों को तरक्की देने के लिए एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फ्राहम कर रहा है। एक सऊदी अखबार को इमरान खान साहब ने ये इंटरव्यू दिया और कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा अहम रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि इन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाए, बाहमी तौर पर बाकायदा जो स्ट्रेटजिक शराकतदारी है उसमें तब्दील किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन्होंने विजन 2030 के तहत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करवाने पर सऊदी क़यादत को सराहा है। ये हालिया दौरा सऊदी अरब का जो इमरान खान साहब का था, उनमें दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और विजन 2030 के तहत दस्तियाब मौक़े और तजारती ताल्लुकात को मजबूत करने के जो तरीक़ेकार हैं उस पर तबादला ख्याल किया है। मौसमियाती तब्दीली पर मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट के हवाले से उन्होंने कहा कि इससे जो मौसमियाती तब्दीली है उसके चैलेंज से मौसर अंदाज में निमटने के लिए ठोस इक़दाम के लिए सऊदी जो कोशिश है उसको भी इमरान खान साहब की तरफ से सराहा गया है। बिल्कुल ऐसे शेब, और इसमें जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब चूँकि पाकिस्तान के साथ उसके बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और हमने ये देखा है कि बड़ी सपोर्ट उसकी रही है रिसेंटली भी फाइनेंसेस के हवाले से। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ एक अच्छी जो है वो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है, हमें उस पर भी बात करनी, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना टैक्स कलेक्शन के हवाले से कि क्या हदफ है, क्या टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्या अचीव करना है हमने 2021 के अख्ताम पर अगले साल का नया बजट पेश करने से पहले PTA गवर्नमेंट के हवाले से, तो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने FBR को मुबारकबाद दी, और ये मुबारकबाद इस सिलसिले में दी गई है कि 1840 अरब रुपए के टैक्स वसूली हासिल करने पर मुबारकबाद पाकिस्तानी FBR को ये दी जा रही है। और ये टैक्स वसूली जो है वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 37% ज्यादा है। जो फिगर्स आपने शेयर किया वो बेसिकली जुलाई से लेकर अक्टूबर 2021 तक के
हैं और ये फिगर्स लास्ट ईयर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हौसला अफजा हैं। ट्वीट इमरान खान साहब की तरफ से किया गया और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 1840 अरब रुपए इसकी टैक्स वसूली पर मुबारकबाद पेश की गई है। अक्टूबर में टैक्स अपने महाना हदफ से तजावुज़ कर गया है और ये कहा कि एक मजबूत मौशी कारकर्दगी की वजह से मुमकिन हुआ है। और कहते हैं कि जो प्रोपागेंडा होता रहा है टैक्स कलेक्शन से मुतालिक, उसके बावजूद 32% सालाना जो इनकम टैक्स है उसमें इजाफा हुआ, ये भी एक खुशाइंद बात है। चलें जी बढ़ते हैं आगे। आज का दिन 1 नवंबर सेलिब्रेशन हो रही है, जहां लेकर चलते हैं आपको वहां, यानी पाकिस्तान का एक ऐसा खित्ता, खूबसूरत खित्ता गिलगित बल्तिस्तान। आज वहां पर 74वां यौम आज़ादी मनाया जाए। डोगरा राज से जिस तरह आज़ादी हासिल की थी उन्होंने, एक जद्दोजहद थी गिलगित बल्तिस्तान की, आज़ादी हासिल की यानी ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ डाली। तो ये जो तकरीबात वहाँ पर हो रही हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की टीम भी वहीं पर मौजूद है। आपको या तो इस शो में या तो आइंदा आने वाले शोज़ में ज़रूर हम दिखाएंगे कि हाउ डू दे सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस डे, चूँकि आवाम जो है वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस दिन को मनाती है। 1947 यकम नवंबर 1947 ये फ़तह नसीब उनको होती है। और उसके बाद एक खूबसूरत जो लम्हा है वो क्या है, जब वो इल्हाक का ऐलान करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। और पाकिस्तान के साथ इल्हाक का एक डॉक्यूमेंट आज भी अगर हम जाएँ वहाँ पर बल्तित फोर्ट, तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट एक वॉल पर है। वो डॉक्यूमेंट देखते हैं, जो भी देखता है वो उस डॉक्यूमेंट पे उसकी निगाह टिक सी जाती है। जो डॉक्यूमेंट ये शो करता है गिलगित बल्तिस्तान वालों की पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान में बसने वालों से मोहब्बत। और इसी मोहब्बत का सबूत यकम नवंबर 1947 को दिया गया, जब पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से किया गया। बिल्कुल ऐसे ही। और लास्ट ईयर मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थी और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के मुख्तलिफ रंग देखने को मिले, लेकिन हर एक रंग पाकिस्तान से अपनी वाबस्तगी का इजहार कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब भी गुज़िश्ता साल गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर भी उनके हमरा मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, मतलब हमने कहा ना कि पाकिस्तान के साथ एक सूबे के दर्जे की हैसियत के हवाले से बात हुई, इलेक्शन हुआ, रेफरेंडम करवाया गया और लोगों की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि हाँ वो पाकिस्तान में बतौर सूबे की हैसियत से शरीक होना चाहते हैं। चूंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बढ़ चुकी हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो उन्होंने अपनी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं वो जरूर जो है वो पूरी हो। हमारी कोशिश होगी कि सून एज पॉसिबल हम लोग सीएम गिलगित बल्तिस्तान से भी राब्ता करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर अभी एक सेरेमनी एक इवेंट का इनेकाद किया गया है, सेलिब्रेशन चल रही हैं। तो जिस तरह से ये सेलिब्रेशंस आगे बढ़ेंगी, ना सिर्फ हम उनके बारे में आपको अपडेट करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि जो ही सीएम गिलगित बल्तिस्तान हमें वक्त दे सकते हैं, क्योंकि भी कहा जा रहा है कि शायद वो तकरीर में मसरूफ हैं, तो जैसे उनकी तकरीर इख्तिताम को पहुंचती है या अगर वो किसी से मुखातिब है भी तो हम उनसे राब्ता करें। बिल्कुल, चूंकि बात सेलिब्रेशन की है तो आपको पता है कि आजकल हर पाकिस्तानी क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान की विक्ट्री। जब बात पाकिस्तान की विक्ट्री है, बात खेल के मैदान की है, वो चाहे फिर इंडिया हो, न्यूजीलैंड हो या अफगानिस्तान हो, जिस तरह पाकिस्तान ये विक्ट्रीज अपने नाम करते चले जा रहे हैं, इन विक्ट्रीज के पीछे की कहानियां आपके सामने लाते हैं। ऐसे प्लेयर्स जो बहुत ज़्यादा टफ हालात में खेलते हैं, ऐसे प्लेयर्स जिनके पेरेंट्स अगर अलील भी हों तब भी वो कौम के लिए, कौम की खुशियों के लिए खेलते हैं। मैं जिक्र करूंगा बाबर आजम का। क्या आप जानते हैं जब बाबर आजम खेल रहे थे इंडिया के ख़िलाफ़, उनकी वालिदा वेंटिलेटर पर थी। एक तो हम दुआ गो हैं उनकी वालिदा को अल्लाह बहुत सेहत दे, सेहतयाब करे उनको, लेकिन ज़रा देखिए उस प्लेयर का हौसला कि माँ बीमार है, अस्पताल में है, वेंटिलेटर पर है, लेकिन चूँकि उसे मालूम है कि उस वक्त उसका, यूँ तो वालिदा के पास होना भी ज़रूरी है, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर जिस तरह खेल के मैदान में उनकी कारकर्दगी, वहाँ पर उनका मौजूद होना वो पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी था। और ये बात मालूम कब हुई, मैच के बाद, जीत के बाद, खेल ख़त्म होने के बाद, जब बाबर आजम के वालिद साहब ने ये ट्वीट की। वो ट्वीट भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। वालिद साहब ने ट्वीट की और कहा कि एक तो ये कि हालत कुछ बेहतर है बाबर आजम की वालिदा की, और साथ में ये बात कि बड़ा फ़ख्र है अपने बेटे पर, हम सबको फ़ख्र है बाबर आजम पर। बिल्कुल ऐसे ही। और बाबर आजम कौमी टीम के कप्तान जिन्होंने अपनी कप्तानी को इस अंदाज में निभाया
कि जिसको कहते हैं ना कि हर दिल खुशी से झूम उठा। मतलब ये कि कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात बच्चों कर रहे होते हैं और अच्छा रिजल्ट डालने पर कहते हैं घर के मामलात नहीं ठीक थे, हालात नहीं ठीक थे, मैं अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर सका, ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका। तो बाबर आजम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे खिलाड़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। हमें बाबर आजम की न सिर्फ इस तमाम तर मामले पर उनको मजीद हौसला फ्राहम करना चाहिए, उनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए, न सिर्फ उन्हें सराहना चाहिए बल्कि साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि ये एक नए लीडर हैं हमारे छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, कि अगर घर में परेशानी है भी, हालात मुश्किल है भी, तो आपने इस परेशानी में डट कर मुकाबला करना है। वो जो माहौल घर में इस वक्त सोख की कैफियत इख्तियार किए हुए है, क्या पता आपकी कामयाबी से, आपकी जीत की वजह से वो माहौल इस कदर खुशगवार हो जाए। और कहते हैं कि बीमार भी मुस्कुरा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने वो तमाम दुआएं जो बाबर अपनी वालदा के लिए करके उस मैदान में, उस फतह के मैदान में उतरे थे, तो अल्लाह ताला ने तमाम दुआएं कबूल फरमाई। एंड डेफिनेटली जब ये खबर उनके वालदा तक पहुंची होगी कि बाबर ने आज इंडिया को शिकस्त दे दी, तो मेरे ख्याल से वो खुशी हम शायद महसूस नहीं कर सकते जो बाबर आजम की वालदा महसूस And that is the reason she is back home. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वो घर पे है और सेहतयाबी की तरफ गामजन है। जाहिर है जब बेटा ऐसा जबरदस्त हो, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो, तो माएँ वैसे भी उठ बैठती हैं, उठ खड़ी होती हैं। चलें, मीनवाइल मैं शुएब ये भी कहूंगी कि हमारे बाकी प्लेयर जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, हसन आसिफ अली है, हसन अली है। रिमेंबर द नेम हसन अली। नो, रिमेंबर द नेम आसिफ अली, आसिफ अली, आसिफ अली, माय बैड। हाँ, ये बैड। एक्साइटमेंट है ना सब प्लेयर्स के लिए। नो नो इट्स ओके शुएब, ऐसा होता है। एंड डेफिनेटली मतलब यानी कि बड़ी कहा जा रहा था कि अच्छा हसन अच्छा प्ले कर सकते हैं, आसिफ अच्छा प्ले कर सकते हैं। आसिफ और हारिस वो बड़े क्वेश्चन मार्क थे लोगों के। इन्होंने साबित कर दिया हम किसी भी वक्त पासा पलट सकते हैं। तो आप लोगों की भी जो खिदमात हैं कौमी क्रिकेट टीम के लिए और T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो लायक की तहसीन है। और सेमीफाइनल तक तो पाकिस्तानी टीम पहुंच चुकी है, इंशाल्लाह हम फिनाले तक भी पहुंचेंगे। और कल एक टीम फिर निकल रही है, इंडिया फिर निकल गया। मतलब जहां जा रहे ज़लील और रुसवाई होता चला जा रहा है। चले बढ़ते आगे, एक दुल्हे मियाँ का जिक्र करते हैं। वैसे दुल्हे मियाँ ने थोड़ा शर्मिंदा सा करा दिया है अपने आप को भी, फैमिली को भी, बारातियों को भी, और उस दुल्हन को जिसको लेने जा रहे थे ना उनको भी। कि भाई आपकी थोड़ी सी गफलत से एक तो बारात लेट हुई और ज़ाहिर है मामला काफ़ी ख़राब है। मैं एक ऐसे दुल्हा का जिक्र कर रहा हूँ जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी या वैक्सीन लगवाई नहीं थी, घबराते थे टीका लगवाने से, जा रहे थे बारात लेकर, दुल्हनिया लेने जा रहे थे। लेकिन जब टीम ने मारा छापा और कहा निकालो ज़रा कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो था नहीं, फिर लगा टीका। एक टीका लगा दिया गया कि भाई वैक्सीन लगवाओ और फिर आगे जाओ। रसीद नहीं सी, तो फिर ये हुआ कि वहीं पर ही टीका लगा दिया गया। और इमेजिन करें उस सिचुएशन में जब दुल्हे में फिर भी कह रहे हैं मुझे टीका ना लगवाओ। भाई क्यों हुनते फड़े गए हो तुसी कि टीका लगवाए बगैर आप जा रहे हैं बारात लेके। अच्छा, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ना शुएब ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि घर घर कोरोना वैक्सीन, क्योंकि वाकई मतलब देखें ना बच्चे तो भागेंगे कि इंजेक्शन नहीं लगवाना। इतने बड़े दूल्हे मियाँ जो शादी रचाने जा रहे हैं, ठीक है, और मतलब वो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त काम किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। और इसके लिए उनको शाबाशी भी देनी चाहिए कि पहुंच जाए हर घर में, देखें जाके कि कहां पर वैक्सीनेशन किसी ने करवाई है, किसी ने नहीं करवाई। जिसने नहीं करवा दी ठोक दे टीका। इस दूल्हे को तो सलामी भी नहीं मिलनी चाहिए थी। हाँ, वैसे इसकी पनिशमेंट ये है कि इसको मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारे बाराती ऐसे मौजूद होंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी। सबको टीके लगे हैं, सारी बारात को टीके लगाए हैं। फिर उन्होंने कहा ये बहुत जरूरी है जंग में जना, तो वो हमने सोचा आपसे खबर शेयर करें। आइंदा अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो प्लीज लगवाएं, वरना ऐसा होगा कि टीम पहुंचेगी, टीका आपको वहीं पर लगेगा। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। मोदी साहब आए हैं, फजाओं से ही होकर चले गए हैं। आना चाहते थे पाकिस्तान के इस तरह से, क्योंकि जाना था इटली और वो चाहते थे ज़रा फ्यूल बच जाए, ज़रा पैसे बच जाएं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हमने इस्तेमाल करने। पाकिस्तान ने कहा ओके फ़ाइन, ये लीजिए हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप हमारी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कीजिए और यहाँ से गुजर जाइए। फिर उनका तैयारा पाकिस्तान में बहावलपुर से दाखिल होता है, तुरबत और पंजगूर से होता हुआ फिर निकल गया ईरान और फिर वो पहुँच गया इटली। तो मोदी साहब इस तरह से पाकिस्तान से होकर गुजरे, उधारे लेके गए ना, भाड़े पर आए थे और कोशिश की उन्होंने कि उधारा थोड़ा सा ले हमसे और फिर वहाँ से चलते बने। तो जनाब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की जो
खुसूसी VVIP परवाज थी, उसने G20 सरबराही इजलास में शिरकत इख्तियार करनी थी, लिहाजा इटली जाते हुए जुम्मे के रोज पाकिस्तानी फजाई हदूद के ऊपर से उड़ान भरने की इजाजत जो है वो मांगी गई पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान तो वैसे ही जज्बे खैर सगाली में आगे आगे होता है, हम तो दाई हैं और कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम, हम तो वैसे ही बड़े अच्छे मेजबान, इसलिए तो कह देते हैं कि चाय पिला देते हैं और फिर चाय के जवाब में मौसूल होता है कि हाँ ठीक है, फैंटास्टिक। तो मेरे ख्याल से इतनी अक्ल गई होगी अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी कि कोई अनबन ऐसी नहीं करनी, कोई हैंकी पैंकी हमने नहीं मारनी, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो बड़े डाडे हैं, फिर चाहे वो हमारी अस्करी कुव्वतें हों या फिर हमारी रियासती कुव्वत हो, वो जानती है कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना। तो बगैर किसी शरारत के पाकिस्तान ने भी कहा कि ठीक है, ओके फाइन, आपने फजाई हदूद का इस्तेमाल करना, ओके गो ऑन। हाँ, लेकिन मोदी साहब से अगर किसी को ये उम्मीद है कि वो सुधर जाएंगे तो मुझे ऐसी कोई उम्मीद मोदी जी से नहीं है। क्लास के सबसे ज्यादा शरारत बच्चे नहीं होते हैं कि क्या कहते हैं, टीचर जितना मर्जी कर लें कोशिश के ना इसको अच्छे बच्चों के साथ बिठा देते हैं, तो शायद सोहबत का थोड़ा सा असर आता है, कोई चांस ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। और अब पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूं तो हमें हर सेक्टर में नजर आ रही है, लेकिन शुएब मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अल्लाह की कसम मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप एक्सप्लेन करें पहले हमारे व्यूअर्स को, मैं बताऊंगी कि मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। चलें जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब हो ये रहा है कि फैशन इंडस्ट्री में जिद्दत आ रही है। यानी मॉडल आपने बुलाया नहीं, किसी को आपने बुलाया नहीं और उसी के चेहरे पर उसकी बॉडी पर कपड़े लगा के और आपने वो ऑनर कर दिया, वो आपने पोस्ट कर दी, तो इससे हो ये रहा है बचत हो रही है। अब जरिए आपको ये चीज़ें अच्छी क्यों नहीं लगी, जरिए आप प्लीज़ एक्सप्लेन दैट। ये मुझे चीज़ें इसलिए अच्छी नहीं लग रही, कल भी एक इवेंट अटेंड किया, एक सैलून एंड बुटीक की ओपनिंग थी और वहाँ पर एक रिपोर्टर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैडम आफ्टर सो लॉन्ग हमने ये देखा है कि कोरोना खत्म होने के बाद इस किस्म के इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है, आप समझते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इससे बूस्ट मिलेगा? तो अभी कल ही मुझे लगा कि हाँ, इससे मॉडल्स या एंटरटेनमेंट का जो करियर है वो एक बार फिर से बूम पकड़ेगा और जो एक चीज रुक गई थी, मतलब लोगों का जरिए मौज खत्म हो रहा था, क्योंकि कुछ लोगों के लिए एक सर्टेन डिपार्टमेंट है, वो इसी के अंदर रहते हुए उन्होंने अपनी उसका मंजिल का तय्युम किया हुआ होता है और वो उसको लेकर कंटिन्यूटी के साथ चल रहे होते हैं। लेकिन अगर तो देखेंगे ना कि ये ऑटोमेटिक तरीके से चीजें कंक्लूड होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर मेरे ख्याल से वो लोग जो इतनी मेहनत करते हैं अपने फिगर इंप्रूव करने में, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग में, अपने आप को इस फील्ड में लेकर आने में, वो जो उन्होंने इतनी मेहनत की 6, 8, 10 माह लगाकर जब वो इस करियर तक पहुंचते, फिर आपको पता चले कि नहीं, टेक्निक तो अब किसी और तरीके से मंजर यहाँ पर आ रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर उन इंडस्ट्रीज का जरूर फायदा है जो कि जिसमें कहा भी गया है एक रिपोर्ट, एक सर्वे के मुताबिक कि 60 to 70% आप अपना इनकम को सेव कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने इसी को ही अपना जरिया मुआश, अपना इनकम सोर्स सोच चुके हैं, उनके लिए मुश्किल होगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इससे इसलिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आऊँगा, बिकॉज इन माय ओपिनियन अब जिस तरह दुनिया बदल रही है, जिस तरह हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का दौर है, अब वो ना रवायती तालीम है ना रवायती प्रोफेशंस हैं। तो जो आपने बात की, जरा बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपने आप में इन्वेस्ट किया होता है, वो चाहे अपनी फिगर हो, अपने आप को मेंटेन करना हो, अगर वही इन्वेस्टमेंट इस तरीके से अपने आप पे करें कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो नया दौर आ रहा है, जो नए सेक्टर्स आ रहे हैं, तो ये उनके लिए भी बेहतर है, फ्यूचर के लिए बड़ा अच्छा है। क्योंकि ज़ाहिर है इन एनी केस हमें अपने आप को अब इस तरफ लेकर आना है। अगर हम वही रवायती तरीकों से अर्न करने के बारे में सोचते हैं तो सूनर और लेटर will end up in चलें कोशिश भी करते हैं कि ना श्वेब, हम इस पर आने वाले दिनों में किसी भी फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता किसी भी बड़ी शख्सियत से बात कर सकें, ताकि उनसे पूछ सकें, और मॉडल्स वगैरह से भी कोशिश करेंगे कि बात करें कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका करियर स्टेक पर लग सकता है, क्या वो ऐसा कोई कुछ उनके माइंड में सवाल या जवाब ले रहा है, तो उस पर हम उससे बात करेंगे। लेकिन बाकी बात करते हैं इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद माशाल्लाह दिन ब दिन जो है वो रोशनी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मतलब एक टाइम होता था इस्लामाबाद को कहते थे इस्लामाबाद वाले सो जाते हैं, 10 बजे इनकी शाम खत्म हो जाती है और ये लोग रात के मजे ले रहे होते हैं। लेकिन आज से इस्लामाबाद में 7 रोजा लोक मेला शुरू हो रहा है, जिसमें चारों सूबों के सकाफती जो रंग है उन्हें नुमाया अंदाज में पेश किया जाएगा, और जहां पर फनकार अपने अपने फन का मुजाहरा करेंगे। डेफिनेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हर साल लोक मेले के नाम से एक बड़े सकाफती मेले का एहतमाम करता है, और आज से इसका पहला रोज शुरू हुआ और कल इंशाल्लाह टीम सुबह पाकिस्तान भी वहां पर जा रही है। जो डिफरेंट पवेलियंस हैं वो आपके सामने हम लेकर आएंगे, केपी, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध,
जो खूबसूरत पवेलियंस लग रहे हैं, तो कोशिश करेंगे 2 पवेलियंस पे मैं चला जाऊं, 2 पे सर आपको भेजते हैं, तो दिखाते हैं कि कौन सा पवेलियन जो है वो तवज्जो का मरकज़ है। कल आपको हमने लेकर जाना है वहाँ पर, इंशाल्लाह कल हमारी शूटिंग होगी वहाँ पे। और ये 4 बजे कहा जा रहा है, इसका वक्त है कि 4 बजे ये खुलेगा। तो वो लोग जो कि सुबह पाकिस्तान की टीम को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक के थ्रू जान सकते हैं कि सुबह पाकिस्तान की टीम ज़रियाब एंड शुएब इस वक्त लोक विरसा के पवेलियंस में मौजूद है और आपको एंटरटेन करेंगे। आप भी सुबह पाकिस्तान की टीम का पार्ट कैसे बन सकते हैं कि आए, विजिट करें, प्रमोट करें, सपोर्ट करें इन सकाफती रंगों को और एक नया कल्चर, एक नई वाइब, क्योंकि विंटर फॉल है और सर्दियों की आमद है। तो जितना कोरोना ने हमें तंग करना था कर लिया, लेकिन अब आपको मौका दिया जा रहा है कि आप किस तरह से अपनी फेस्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ख्याल ये रखना है वैक्सीनेशन आपकी जरूर हुई भी हो, और साथ ही साथ अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई तो खुदारा जाकर करवा लीजिए। मास्क का जो इस्तेमाल है वो आप फिर भी जो है वो तसलसल के साथ जारी रखें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, छींक आना, नज़ला जुकाम होना वायरल है ना, तो ये भी आपको अटैक कर एग्जैक्टली। अब तो कोविड ने हमें बड़ा सिखा दिया है कि अपने आप को ऐसी कंडीशन में जब आपको वायरल अटैक्स हों या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हों, तो आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथ धोने हैं, लोगों से कांटेक्ट पे परहेज़ करना है, ज़रा डिस्टेंसिंग रखनी है, ताकि वो जो आपका इन्फेक्शन है किसी दूसरे प्यारे को ना हो जाए, वो चाहे आपका अपना फैमिली मेम्बर हो या एक कोई और सिटीज़न हो। जब बात कोविड की हो रही है तो हमने देखा है कि पाकिस्तान में स्पेशली इस्लामाबाद में जो वैक्सीनेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर रही है। यहाँ पे एक अच्छी परसेंटेज रही है जिनकी वैक्सीनेशन हुई है। दैट इज़ द रीज़न कि इस्लामाबाद में अब कोविड रेट डिक्लाइन पर है और अभी हम जो पाबंदियाँ वो हटाते चले जा रहे हैं, बैक टू नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, सैलून्स खुल रहे हैं, जिस तरह ज़रिया आपने कहा कल आप इवेंट भी गई, वो ज़रा जिस तरह ऐसे इवेंट्स का भी आप भी होना। गए थे? अच्छा मैं भी गया था। तो ऐसे इवेंट्स का होना, हमारा वहाँ पर जाना, दैट शो समथिंग कि हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है वो आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उस सब में हम सब का बड़ा किरदार है। ईच वन ऑफ अस ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर हम एहतियात करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और जिस सैलून की हम, जिस बुटीक की बात करें, कल जिस इवेंट की हम लॉन्च पर थे, इट वाज अ वेरी गुड इवेंट। कोशिश करेंगे कि जो उनकी सीईओ हैं उन्हें भी हम इनवाइट करें अपने शो में, क्योंकि रब्बीउल अव्वल का महीना अपने अख्ताम पर है। आगे रब्बीउल सानी, जमादी अव्वल, जमादी सानी, ये वो 4 महीने होते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम देखते हैं कि शादियों का एहतमाम बड़ा किया जा रहा होता है, शादी के फंक्शंस हो रहे होते हैं। तो ऐसे में आप इस्लामाबाद में एक ही छत के नीचे किस तरह से अपने लिए ब्यूटिशियन और अच्छे डिज़ाइनर का इंतखाब कर सकते हैं, इस पर भी हम आपकी ना सिर्फ बात करवाएंगे बल्कि उनके कुछ डिज़ाइंस जो हैं वो भी आपके सामने डिस्प्ले में रखेंगे। इफ़ एनीबडी वांट्स टू गो और जाकर वो देखना चाहता है या अपने लिए कुछ डिज़ाइन करवाना चाहता है, तो वो उनसे ना सिर्फ राय ले सकता है बल्कि अपने लिए कुछ ना कुछ एक अच्छा ड्रेस जो है परचेज भी कर सकता है। एग्जैक्टली, चूँकि बात कोविड की हो रही थी, इस पर मैं मजीद बात भी करनी है कि इस्लामाबाद में आइंदा आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19 वैक्सीनेशन या जो बैक टू नॉर्मल की हम बात करें। लेकिन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। स्टे ट्यून्ड। Watch ICC World Cup on PTV Sports. Game on.
Watch T20 Cricket World Cup live on PTV Sports. Game on. पाक धरती पाकिस्तान से अपने इश्क की दास्तान बयान करता बलूचिस्तान का ये लोक फनकार ताज मोहम्मद ताजिल जब अपने बेंजों के सुर बखेरता है तो ये कोह दमन भी उसके साथ गुनगुनाते हैं। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचने के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें। जब के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ।
Watch ICC TV on PTV Sports. Game on है. ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहें। हम रेस्टोरेंट में कस्टमर आए और डाइनिंग करें। वेलकम बैक कर रहे हैं कैफेज वाले के। आइए और बैठिए और अपना खाना एंजॉय कीजिए। फिटनेस बहुत सारे ऐसी जगह जहां पर ताले बड़े ही स्ट्रिक्टली इस मामले को मॉनिटर किया गया। बाकी तमाम सूबों की निस्बत फेडरल ने देखा कि वो कहते हैं कि यहां पर सबसे पहले वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई और उसके बाद में बैठे और वहां पर आपको फूड डिलीवर किया जाएगा। लेकिन अब की तो यहां पर सबसे ज्यादा लोग जो है वो वैक्सीनेटेड एग्जैक्टली क्या है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर रेहान उपल माहिर बराए वबाई अमराज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर थैंक यू। सबसे पहला कोविड केस आया वहां पर भी आज हम देख गई हैं बहुत से ऐसे मुल्क हैं काबू पा लिया लेकिन फिर वेव आ गई। पाकिस्तान के पर हमने स्मार्ट लॉकडाउन अपनी स्ट्रैटेजी से काबू तो पाने की कोशिश की लेकिन डेल्टा वेरिएंट हो डेल्टा इस्लामाबाद सिचुएशन क्या है आपकी नजर में और क्या वाकई सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस मिली है? डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? हम देख रहे हैं कि भी अस्पताल नहीं है और जो शहरी हैं उनकी वैक्सीनेशन भी है। और स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें वैक्सीनेशन जो है वो हो रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। और स्पेशली कुछ स्कूल्स में कहा जा रहा है कि आप अपने अगर एक शख्स भी घर का एक फर्द भी जिसकी हर जगह से तोड़ना है और बार बार तोड़ना है और चेन को आपने कैसे ब्रेक करना है। वैक्सीन हम है इस्लामाबाद जिसकी मैंने पहले भी बात की थी कि इस्लामाबाद वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरीके से रही है देखते हैं कि पाकिस्तान रही कोविड पर वाकई हम बैक टू नॉर्मल हैं या कि एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है हमें। ऐसे कोई कई वेरिएंट्स इस वक्त मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, स्ट्रेटेजी आपने जिस तरह कहा गवर्नमेंट जिंदगी को अब नॉर्मल रूटीन पे आना जरूरी है। जरूर मास्क पहनना और थोड़ा सा फासला बरकरार रखने की जरूरत है। हालत में अभी नहीं आई और शायद आए बिना कुछ टाइम के लिए। जी आइंदा आने वाले दिनों में काफी करवा रहे हैं और उसकी वजह से काफी हद तक चीजें मास्क हो गई हैं और कम हो गई हैं। और तो यूके ने जब रिस्ट्रिक्शंस खत्म की थी, मास्क खत्म किया था, तो वहां ये चीज कि अगर हम अच्छी तरह रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे तो ज्यादा तो डेल्टा ही वेरिएंट है जो अभी तक लोग है, अभी उसकी इंटेंसिटी काफी कम होगी। अगर हम रेशियो देखते हैं डेली 10 मरीज आ रहे हैं क्योंकि है ये फ्लू उनमें का जो कि
की वजह से आ रहे हैं या फिर हाँ कोरोना भी उसी तरह से इफेक्ट कर रहा है? शरह चल रही है, लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे हैं ये अब एक चेंजिंग कोरोना भी आ जाती है तो उसकी थोड़े वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। ये कि हम बेशक रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने खत्म किए लेकिन इंडिविजुअल रखना जरूरी, मास्क का यूज करना, फासले का रखना, ये जनरल लाइन के हैं। हो रहे हैं वो चाहे बच्चे हों बुजुर्ग हों। निकल आते अनटिल अनलेस आपकी हेल्थ के इश्यूज हों, कोई इस तरह की कंप्रोमाइजिंग के नुकसानात और असर की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी तक जो तय की होने में इसलिए जी ज़्यादा जी एहतियात की ज़रूरत है, चाहे कोविड से पहले की एहतियात का हम जिक्र करें, चाहे नाज़रीन बढ़ते हैं आगे अपने एक मौजू की जानिब जो कि है मार्जिनल कम्युनिटी, जिसके बारे में हम देखते हैं कि उनके राइट से मुतालिक बात कुछ न हमें मालूम ये होता है कि अच्छा लास्ट वो भी बढ़ती आई है, उसमें आते तो ये ऐसे मामला कानून साजी इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान मसला क्या बता नहीं पा रहे कम्युनिटी को कि आपने कैसे किसी का कि जस्टिस डॉक्टर समात की है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मार्क्स दिए हैं, ऐसा एक तबका इस कानून को मजहब के अहकामात के खिलाफ में कानूनी करने, इम्तियाजी सलूक और हरासानी की रोकथाम के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन दिए जा लोगों को फ्राहम किए जा रहे हैं। पर ऐसी है कुछ अदालत में जा पहुंचे और अभी तक फिर लेकिन अदालत की तरफ से 12 जब दीन ने हुकूक मुहैया की। इस पर बात करेंगे ट्रांस सिर्फ 4 लास्ट हालात आपकी नज़र में है जिसकी वजह से हम अभी तक वहीं पर खड़े हैं कि कानून वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका इस ऑनलाइन लेने का। और आती रही है कि ये हमेशा उन मौज़ूआत को उठाता है जो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं या
कि केस की पैरवी और आता है उस कंडीशंस को मीट नहीं करती ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और सबसे बड़ा जो इशू बताए बार बार जिनसे मुजरिम होते हैं बहुत जरूरी। और हमने तो बारह दफा ये रिक्वेस्ट भी की है कि मैं सोशल थ्रू छोटे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किस तरीके से एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी आपने खुद से कोशिश की, आपने कहा ना कि सोशल मीडिया का दौर है और इस तरह से लोगों को अवेयरनेस फराहम करना होगी। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बात भी करते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स भी रोल हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आता है। ऑफ कोर्स इस चीज को हमने बिल्कुल को अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सोशल मीडिया की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसा बुजुर्ग देख लें वो भी सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हैं, तो फिर इन प्लेटफॉर्म को यूज करके प्रोटेक्शन एक्ट है बहुत क्या, ज्यादा जरूरी है। और ऐसे एक बात और समझ, एक जी एक्ट जी जो आया और उसके बाद हमने जिस तरह उसके पॉइंट्स पे बात की कि रिटर्न होल्ड करे कि वोट देने गया हो ट्रांसजेंडर, ना देने दिया। कम्युनिटी प्रॉब्लम था कि वो मेल लाइन में खड़े हो या जो हमने इलेक्शन ताकि कम्युनिटी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक। फैजी एक ख्वाजा सरा है, यूज कर हमारी जो रिस्पेक्टेबल कोर्ट है इस हमारी सोसाइटी में आयशा मुगल एक ट्रांसजेंडर की ऐसी एग्जाम्पल्स अब सेट कर ली हैं जिनको दुनिया फॉलो कर की राह पे चला है।
सम्प की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ये और जहाँ पे हमने तो लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, सुबह पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। लाउंज में हम आ गए और लाउंज में जब हम आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अब हमारे पास हमारे स्टूडियो गेस्ट आना शुरू हो गए हैं और आज भी हमने एक ऐसे ही शख्सियत को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है कि जिनसे हम बात करेंगे हमारी स्किन के हवाले से। स्किन के हवाले से वैसे भी हम अमूमन बहुत सारे प्रोग्राम्स में डिस्कशन करते रहते हैं, लेकिन चूंकि वेदर चेंज हो रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, इस वजह से बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली क्योंकि कुछ लोगों के साथ ड्राइनेस के बहुत ज़्यादा इशूज़ रहते हैं और ये मेरा तो कोर मसला है कि बॉडी ड्राइनेस भी अपनी जगह, लेकिन उससे ज्यादा जो हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है वो थी फेस ड्राइनेस, जिससे आपकी टोन डार्क होना शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, पैची स्किन हो जाती है। तो क्या ऐसा किया जाए कि हमारी जो स्किन है वो खराब ना हो और हम उसे मेंटेन भी कर सके? स्पेशली मैं तो यहाँ पर कहूँगी कि हमारे सेलिब्रिटीज जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, हमारी एंकर्स, मीडिया पर्सनालिटीज जिसमें हमारे मेल एंकर्स भी शामिल हैं, हम फीमेल एंकर्स भी हैं, हम लोगों का तो रेगुलरली मेकअप इतना इस क्वांटिटी में होता है कि कभी कभी तो दिल करता है, सीरियसली इस क्वांटिटी में होता है कि हम लोग खुद थक जाते हैं कि अच्छा ओके फाइन, क्या किया जाए, मतलब ये नहीं कि इसको किस तरह से नॉर्मल किया जाए। क्वालिटी अच्छी हो तो क्वालिटी मैटर नहीं करती। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी में देखें ना, जरूरी नहीं कि आपने आधा किलो या 2 किलो मेकअप इस्तेमाल करना है। वैसे आप तो नहीं करती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके लिए आपके पास मेकअप का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज भी आपने अब कहा कि आपके इतने मसाइल, लगे आपकी स्किन तो इतनी फ्रेश है, इतनी ग्लोइंग नहीं श्वेब, फिर भी बहुत ऐसा होता है कि कहते हैं कि बाजू का सामने वाले को लग रहा होता है, लेकिन एक बंदा जो अपनी स्किन का रेगुलर, मतलब आप तो यूजर है ना, आपकी स्किन आपको पता है कि आप चाह रहे बेबी स्किन हो जाए, होनी चाहिए। चलें जी, अब हम बात करते हैं कि बेबी स्किन कैसे हो सकती है, स्किन फ्रेश कैसे हो सकती है, हेल्दी स्किन कैसे हो सकती है, वो चाहे टोन जो भी हो, हेल्दी स्किन आपकी कैसे हो सकती है, उसके लिए आपने क्या करना है। तो हमारे साथ मौजूद है आज डॉक्टर महविश आफ्ताब खान साहबा, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, लाइसेंस्ड एस्थेटिक फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बुनियादी सवाल, हम अच्छे तो हैं लेकिन हम चाहते हैं हमारी बेबी स्किन हो जाए, बहुत अच्छे हो जाए। हाँ, बहुत अच्छी हो जाए। कन्वर्सेशन सुन रही थी बिल्कुल तो वो जो इम्पोर्टेंट ये बात है ना कि मेकअप कम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हेल्दी स्किन का होना ज़रूरी है। स्किन अगर आपकी हेल्दी होगी ना तो आपको मेकअप ऑब्वियसली किलो के हिसाब से नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। बड़ी अच्छी बल्कि आपने आज स्टार्ट की डिस्कशन की, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम के साथ हमारे आउटफिट्स चेंज होते हैं, हमारे फैशन चेंज होता है, हर चीज़ चेंज होती है, तो उसी तरह हमारी स्किन केयर रजीम भी चेंज होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम फोकस नहीं करते। फिर एंड करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, एक्जिमा, एलर्जीज़ ये कॉमन हो जाते हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि अब बताएं अब हम क्या करें, और डॉक्टर के पास बिल्कुल आखिर में जाते हैं जब बेड़ा गर्क हो जाता है। तो सही टाइम डॉक्टर के पास जाने का ये है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकते हैं ना, आप स्किन को प्रिवेंट कर सकते हैं, खराब ही ना हो। हाँ, खराब ही ना हो। जब आपको 2-3 चीज़ें पर्टिकुलर अपनी स्किन के बारे में पता होंगी तो ऑब्वियसली आप उसकी केयर अच्छे तरीके से करेंगे और उस स्टेज पे नहीं जाएंगे कि जब आपको भाग कर जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने की कि जब आपको पता हो कि आपने अपनी स्किन के लिए क्या करना है, ये ना हो कि फुप्पो की बेटी ने जो किया वही आपने भी करना है। एग्जैक्टली, आपकी स्किन डिफरेंट है, फुप्पो की बेटी की स्किन डिफरेंट है। आजकल तो वैसे भी ये DIYs और ये चीज़ें वैसे भी बहुत कॉमन है ना, हर चीज़ आपकी, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है, तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके लिए बनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो नो टू DIYs एटलीस्ट जब तक आपको पता नहीं आप लगा एग्जैक्टली नॉट टू गूगल। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग ना किसी भी कॉस्मेटिक कंपनी को बड़ा एडमायर कर रहे होते हैं, स्पेशली ये कि अगर हम पाकिस्तान में तो हम मेकअप यूज करें, अच्छा मैं वहाँ गया तो मैं फलानी जगह से मेकअप लेकर आई, ये फलाने की जगह का प्रोडक्ट है तो मैं वहाँ से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैटर नहीं करता है कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से परचेज किया है, क्या ये मैटर करते हैं कि जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका मतलब ये नहीं कि ह्यूमिडिटी कितनी है, क्या है, कहाँ से आपका वो उसकी सिमिलरिटी है, आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए मेकअप का इंतखाब करना, स्पेशली आपको पता है एक प्राइमर और एक हमारा बेस जो होती है। एग्रीड, 100% एग्रीड। ये मैटर नहीं करता कि आपने किस कंपनी का प्रोडक्ट लिया है, कहाँ से परचेज किया है, आपके लिए ये ज़रूरी है पहले कि आप कहाँ रहते हैं। आपकी जो स्किन है उसको आप यूँ कह सकते हैं कि इसके ऊपर आपकी आउटसाइड द इन्वायरमेंट और इनसाइड द इन्वायरमेंट
दोनों अफेक्ट करती हैं। आप ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रहते हैं, वार्म में रहते हैं, कोल्ड में रहते हैं, एक्सट्रीम ड्राई वेदर है, ये सब चीज़ें आपके फेस पे, आपकी स्किन पे, बॉडी स्किन पे अफेक्ट करती हैं। इसी तरह आउटसाइड की जब हम बात करते हैं तो इनसाइड की जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सिंपल अगर आप ले लें, हमारा हाइड्रेशन स्टेटस विंटर्स में बहुत कम हो जाता है, तो डेफिनेटली वो और एग्रावेट कर देता है आपकी ड्राई कंडीशन को। तो आउटसाइड और इनसाइड दोनों को हमें कवर करना पड़ता है जब भी हमें हेल्दी स्किन की बात करनी होती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, चाहे हैं सर्दियाँ और पीने के साथ साथ एक, चूंकि इसमें एक नई टर्मिनोलॉजी है फेशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम हाइड्रोफेशियल कहते हैं, तो क्योंकि हमारा वाटर इनटेक कम है तो आप सीरम इम्प्यूल कर रहे हैं, वाटर इम्प्यूल कर रहे हैं, तो उससे भी आपकी जो स्किन है वो एक अलग मतलब इनकी कहते हैं उसको एक नई जिंदगी मिलती है। विंटर्स में हाइड्रोफेशियल की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए विंटर्स में तो बल्कि बहुत ही अच्छा है। आपकी बात से एग्री करूंगी मैं कि पानी का इंटेक कम हो जाता है, उसको हम नेगेट नहीं कर सकते। आपने वाटर इंटेक फिर भी लेना है, लेकिन स्पेशली जैसे वर्किंग वुमेन है, अगर मैं आपकी भी बात करूँ, अपनी बात करूँ, मैं डेली अगर मेकअप करते हैं या हमारा डेली बाहर जाना है, तो उसमें जो हाइड्रा फेशियल है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट सो फार, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है। जैसे अगर आपका मेकअप क्लॉग कर देता है आपके पोर्स को, उसके साथ वो डीप क्लीन कर देता है। और जो सेकंड उसका बेनिफिट है वो हाइड्रेटिंग, इतनी हाइड्रेशन आपकी स्किन को दे देते हैं। डिफरेंट सीरम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड, हम वो सीरम्स को चूज करते हैं, जैसे हेलुरोनिक एसिड है या ग्लाइकोलिक एसिड है। वो सीरम जब इन्फ्यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन में इमीडिएट भी हाइड्रेशन आती है और वो बाद में भी रहती है। तो वंस अ मंथ अगर आप हाइड्रा फेशियल की तरफ भी जाते हैं तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स गुड फॉर स्किन, फॉर स्पेशली फॉर द वर्किंग क्लास। और मेरे ख्याल से अगर आप घर पे रहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली वर्किंग पे इसमें स्ट्रेस देते हैं। वंस अ मंथ। अच्छा, इसमें लोगों की बहुत सारी क्यूरीज होती हैं कि हाइड्रा फेशियल इज सो फार एक्सपेंसिव, मतलब यानी कि खवातीन उस तरह से उसको अफोर्ड नहीं कर पाती। मेरा ख्याल है उस मेकअप से तो कम ही एक्सपेंसिव होता है जो मेकअप आप मल्टीपल लेयर्स में वो करते हैं। और फिर जो आप डीआईवाई करते हैं कि अगर से जरिया भी ये पॉइंट रेस करना चाह रही हैं शायद, कि अगर ऐसी खातून डेली मेकअप करे तो वो वंस अ मंथ करवा ले, अगर एक ऐसी खातून जो शायद मंथ में 1-2 बार मेकअप करे तो वो 2-3 महीने बाद करवा ले। इट्स नॉट अबाउट ओनली मेकअप, मेकअप तो मैंने ऐड ऑन किया, मेकअप की बात नहीं है। ओवरऑल आपकी स्किन चूंकि रीजनरेट करती है और विंटर्स के अंदर आपकी रीजनरेशन कैपेसिटी जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए एक आपकी हाइड्रेशन कम हो जाती है, आपकी स्किन की रजीम कम होती है, तो आपकी स्किन के ऊपर वो जो अनइवन टोन अभी जिसकी हम बात कर रहे थे वो आ जाती है, इसीलिए नजर आती है। तो अगर आप चाहते हैं ये एक्सपेंसिव है और फिर भी हम सजेस्ट करें लोगों को कि अच्छा आप उसका मुतबादिल फिर क्या करें? आप अपनी अच्छी स्किन केयर रजीम रखें, अच्छी स्किन केयर रूटीन रखें, इनसाइड आउटसाइड दोनों तरह से स्किन को ठीक करें। बेसिक जो 3 चीज़ें मैं रिकमेंड करती हूँ विंटर्स के लिए, उसमें होता है कि जेंटल क्लिंजर, ऑलवेज यूज जेंटल क्लिंजर विंटर्स में। नंबर 2 पे मॉइस्चराइज़र, जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज करेंगे स्किन को उतनी स्किन आपकी हाइड्रेट रहेगी। विंटर्स में हमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और नंबर 3 पे सन प्रोटेक्शन, क्योंकि विंटर्स में होता है तो हमारा सन एक्सपोजर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है, बैठना ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी अगेन 2 टोन कॉज करता है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप अपनी स्किन रूटीन में ऐड करते हैं तो आपकी स्किन ऑब्वियसली आप प्रिवेंट कर सकते हैं उसको मज़ीद ख़राब होने से। अब डॉक्टर साहिबा, चूंकि हम बात करें कि मौसम की तब्दीली की वजह से इम्पैक्ट, तो मौसम जब तब्दील हुआ आपने फ़ौरन गीजर्स ऑन कर लिए, फिर आप खौलते पानी से कुछ लोग तो नहाते हैं, मैं तो गर्मी में भी मिक्स ही कर लेता हूँ, मैं ठंडे पानी से नहीं नहाता। तो जो गर्म पानी से नहाते हैं उसकी वजह से जो एक एसेंशियल ऑयल है आपकी बॉडी का वो भी निकल गया। अब उसके बाद क्या करें? कुछ लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि अच्छा आप नहाते वक्त या तो बाल्टी में पानी डाल लें, चाहे गर्म है उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल दें, तो क्या तरीका बेहतर है? मेरा ख्याल है कि अगर आप ऑयल डाल लेते हैं और उसके बाद फिर आप फ्लोर पे भी होते हैं तो स्लिप होने का चांस ज़्यादा होता है ना। स्किन तो बच जाएगी, टीना फट जाएगा, आप नहीं बच जाएगी। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। इसमें वाटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत मैटर करता है स्किन के लिए। एक्सट्रीम अगर ठंडा पानी है, कोल्ड है, और एक्सट्रीम हॉट है, दोनों से आपके जो स्किन के लिपिड्स हैं या स्किन के जो ऑयल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा और आसान तरीका वो ये कि इमीडिएटली वॉशिंग या बैदिंग आप करें, आप मॉइस्चराइज करें स्किन को। जैसे वॉशरूम से बाहर आते हैं आपने अपना मॉइस्चराइजर कभी ड्राई स्किन पे नहीं लगाना, ये तो पैट है। अच्छा। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने रात को इतना सारा मॉइस्चराइजर लगाकर सोती हूँ और मैं रात को इतनी केयर करती हूँ। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जैसे ही वॉशरूम से आप वजू करते हैं, आप नहाते हैं, आप हैंड वॉश करते हैं, ड्राई किए बगैर आप लगा लें मॉइस्चराइजर। अच्छा, ये तो आपने टोटका बता दिया। एग्जैक्टली, अगर वो मॉइस्चराइजर आप इस टाइम पे लगाएंगे तो फिर आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, क्योंकि एक तो आपका वैसे वाटर जो उस वक्त होता है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो मॉइस्चराइजर है वाटर लॉक हो जाता है, और जो मॉइस्चराइजर है वो भी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी यहाँ पे भी गाइडेंस दीजिए। आपने कहा ना कि तो वो गिरने का खतरा है, चले वो तो हम बड़ों
छोटे सही। बच्चों के हवाले से या सही, बुजुर्गों के हवाले से कर सकते हैं, सही। लेकिन चूंकि हम थोड़े थोड़े समझदार तो हैं ही, मतलब लेकिन ये फिर भी क्या ये टोटका भी काम कर सकता है कि आप अपने उस गर्म पानी में आप कोकोनट ऑयल जैसे कि बेहतर है आपने गर्म कहा। पानी में डालें ही ना। अच्छा, ना ना डालें। ना डालें। डालें, ओके, ठीक है। बेहतर है कि नहीं डालें। एक ये चम्मच- आसान है ना, आप करके बाहर आके फौरन से लगा लें, वॉशरूम में रख लें, जब एंड कर लें आप मॉइस्चराइजर लगा के और आप ओके। बाहर आ और जाए। 1 चम्मच सर्दियों में रोजाना पी लें कोकोनट ऑयल, तो वो बेहतर है। अब वो भी पी सकते हैं, लेकिन लगाएंगे भी सही ना, हाइड्रेशन तो अंदर से होगी और लगाना टॉपिकली। कोकोनट ऑयल वैसे इतना मजे का होता है, वैसे भी रिकमेंड करते हैं अच्छा, बच्चों इसके के लिए लिए भी टेस्ट recommend था, करते इसके लिए तो पहले टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। Taste सब लोग नहीं develop- कर सकते। टेस्ट डेवलप से एक और बात, क्योंकि हम लोग वार्मनेस की बात कर रहे हैं ना, हम लोग अब ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं सर्दियों में, लेकिन वो आपको ड्राइनेस भी देती है। इज दैट ट्रू? यस, 100% ट्रू। जो कॉफी है वो और फिर pigmentation भी। डाइयूरेटिक, वो डाइयूरेटिक है बेसिकली। आपका एक्सेस जो है ना वो वाटर एक्सक्रीट होता है थ्रू यूरिन। तो फिर आप जब आप ले ही नहीं रहे हो, आप ले ही कॉफी रहे हो, हाइड्रेशन स्टेटस भी पूरा नहीं ले रहे, तो आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। और वैसे भी कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से 1 to 2 कप से ज़्यादा आप नहीं ले सकते एक दिन में, बेहतर होता है आइडियली, क्योंकि ये कार्डियोटॉक्सिक होती है एनहाइड्रोसिस कैफीन। अच्छा, गर्म पानी से एक और सवाल भी था मुझे, गर्म पानी से नहाने से सिर्फ ड्राइनेस होती है या स्किन के और इश्यूज भी हो जाते हैं? लेकिन जब एक दफ़ा आपकी स्किन ड्राई होती है ना, तो इसका मतलब है आपकी स्किन बैरियर का जो फंक्शन है ना वो ख़राब हो गया है, वो डिस्टर्ब हो गया है। तो जब एक स्किन बैरियर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर योर स्किन इज़ प्रोन टू एनीथिंग। आपको एलर्जीज हो सकती हैं, एक्जिमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने का बेहतर तरीका है बैरियर का फंक्शन आप प्रोटेक्ट रखें। ठीक है। स्किन का जो बैरियर है, यानी कि हमारी ये प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर हम बिल्कुल इसको ऐसे ही है। ख़राब करेंगे तो हर चीज़ इजीली स्किन के अंदर भी जाएगी True। और वो एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज करेगी और इन्फेक्शन भी कॉज मतलब कोई ये कि infection जब भी हो हमारी सकता है। ड्राइनेस होगी तो ड्राइनेस ही सबसे पहला आपका मौजब बनती है आपकी टोन डार्क होने टोन का, डार्क होने का, और आपकी वो pigmentation फ्लेक्स आपने का, कहा ना कि बॉडी पे infections बनना का। शुरू हो जाते हैं। Exactly। हाँ, ओपन पोर्स के लिए क्या सजेस्ट करती हैं आपकी मेकअप की यूजेज की वजह से, या फॉर दैट मैटर गर्म पानी से भी ज़्यादा आपके पोर्स तो ओपन हो रहे हैं फेशियल, क्या किया जाए उसके लिए? सबसे पहले तो ये समझ लें ओपन पोर्स इज नॉट अ डिजीज। Oh, not a disease, of course, of course. इट्स नॉर्मल, यानी कि फिजियोलॉजिकली पोर्स हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कुछ लोगों में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है, जेनेटिकली कुछ लोगों का जेनेटिक स्किन स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पोर्स हमें नज़र आते हैं। और तीसरी जो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है एजिंग, क्योंकि एज के साथ क्या होता है कि आपका रीजनरेशन प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है और डीजनरेशन ज़्यादा हो जाता है। तो जब स्किन का इलास्टिक टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कम होता है तो आपके जो पोर्स हैं वो डायलेटेड नज़र आते वक्त हैं। दिन गिनने जा चुके हैं शेर साहब आपके। तो इसके साथ ये इसकी भी ऑब्वियसली देखिए, ये अब अलग से ये स्किन 23-24 साल में तो नहीं होना चाहिए था ना? आइडियली जो एजिंग है ना वो 20 प्लस स्टार्ट हो जाती फिर ठीक है, है लेकिन सर हम यार, मानते हैं 30 प्लस या 40 प्लस, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना इस चीज़ को। तो जो एजिंग का प्रोसेस है इन ट्रू सेंस वो 20 प्लस स्टार्ट हो लेकिन जाता हमारे है। पास ऐसी एग्जांपल्स हैं, महानूर बलोच को आप देख जी। लें, ऐसी खूबसूरत अतीक ऑडो को आप जी, देख लें। बिल्कुल ऐसे, अब बिल्कुल। एज है लेकिन नजर उनकी नहीं आप आती। ये तो स्किन फिर- देखेंगे कितनी ये- जबरदस्त है, वो ये- क्या करती ये हैं? हमारा काम है ना फिर। आप क्या समझते हैं? ये बताइए वो क्या काम है? ये तो बहुत सारे काम है ना, ये थोड़ी ना हो सकता है कि जेनेटिकली वो 20 की थी तो अभी तक 20 की 20 नजर की आ रही है, रहेंगी, ऐसे नहीं हाँ। होता। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो यही, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, इनसाइड आउटसाइड एनवायरनमेंट, आपको पहले तो रिलीजियसली आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। उसके बाद ऑब्वियसली अब इतनी एडवांसमेंट्स आ गई हैं इतनी ज़्यादा एस्थेटिक में कि आप कुछ भी रिवर्स कर सकते हैं, कुछ भी। वाओ। और अब तो मतलब ये नहीं कि अब आपने कहा ना कितनी एडवांसमेंट आ गई है कि एंटी एजिंग आप नहीं रहते हो, फ्रैकल्स आपकी रिमूव एंटी हो गए एजिंग तो हैं। बाद में आता है, अब तो प्रिवेंटिव एजिंग आ गई है ना, ट्रीटमेंट्स, यानी कि Okay. यू जस्ट कैन स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। अब आपको एंटी की तरफ जाने की ये जरूरत नहीं होती। स्लो जो बच्चियां डाउन होता है प्रोसेस, ये होता क्या है? इसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज होती अच्छा, हैं? इसमें बड़ी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। कुछ हम इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, कुछ हम नेचुरल ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं। मेरी जो प्रेफरेंसेस हमेशा होती हैं वो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग होती है। एज है, आपका लाइफस्टाइल है, आपका वर्किंग स्टाइल है, आप क्या जॉब करते हैं, आपका सन एक्सपोजर कितना है, उसके हिसाब से हम कस्टमाइज करते हैं ट्रीटमेंट्स। जैसे वन ऑफ द कॉमनेस्ट ट्रीटमेंट PRP आपने बहुत सुना होगा। बिल्कुल। PRP प्लस Microneedling। माइक्रोनीडलिंग सुना होगा। इट इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट वी डू फॉर ओपन पोर्स एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ द फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। उसमें ये होता है कि हम आपकी स्किन के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो जो रीजनरेशन का प्रोसेस स्लो हुआ है वो फास्ट हो जाए। ओके। तो वो नेचुरली तरीके से आपका जब जो रीजनरेट प्रोसेस होगी तो स्किन ऑटोमेटिकली बेबी स्किन हो जाएगी। बेबी अच्छा, स्किन आई हो हैव अ क्वेश्चन जाएगी। बिकॉज़ आई एम फेसिंग दैट इशू। स्किन मतलब ये नहीं कि टू टोन, आई मीन कि एक सर्टन आपका एक हिस्सा जो आपको पता भी नहीं कि ये हुआ क्या है आपको, मतलब वो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ऐसा लग रहा है कि डार्क हो गया है,
उसके लिए हमारा ट्रीटमेंट क्या होना अच्छा, चाहिए? आप जिस तरह इशारा कर रही है ना, वो मेरा ख्याल है साइड्स की तरफ इशारा ज़्यादा ये कर exactly पिगमेंटेशन की this तरफ way, ना। हाँ, yeah. तो होता ये है कि अगर आप ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करती हैं, आपका सन एक्सपोजर टाइम बहुत ज़्यादा है, तो राइट और लेफ्ट आप नोटिस करेंगे आपके ब्राउन से ब्लैक पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सन प्रोटेक्शन होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जिन लाइट्स के नीचे आप बैठे हैं, ये लाइट्स भी पिगमेंट इंड्यूस करती हैं। तीसरी चीज़, ये मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन टाइम हम लोगों का आजकल बहुत इंक्रीज हो गया है। तो ये जो लाइट्स हैं, यूवी लाइट्स हैं, ये पिगमेंट इंड्यूस करती हैं, हर हाल में करती हैं, हम माने या ना माने। तो वो नोटिस जब होता है, जब थोड़ा सा डार्कर टोन हो जाता है, ऑब्वियस हो जाता है। प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन रिलीजियसली फॉलो करें। सन प्रोटेक्शन यानी कि अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप कहेंगी जी मैं लगाती हूँ, और मैं पूछूंगी आप लेकिन कितनी तब दफा लगाते हैं, लगाती हम हैं? बीच पे जाते हैं। हाँ, जब उसके अलावा नहीं लगाते। नहीं, या ज़्यादा प्रैक्टिस ये होती है कि हम सुबह में लगाते हैं और बस दैट्स इट, इट गिव्स यू द प्रोटेक्शन द होल डे। नो, नॉट एट ऑल। सन प्रोटेक्शन का जो तरीका है लगाने का, वो ये है कि आप सुबह 9 से 3 तक की जो धूप है, उसमें UVB रेज जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो फिर तो आप बाद में भी लगा सकते हैं। आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स आपको रीअप्लाई करना होता है, तो इट विल वर्क। और क्या किचन में जाने वाली खवातीन चूल्हे के सामने खड़े होने से पहले नॉट भी लगा अबाउट लें? हीट, It's इट्स not अबाउट about heat. रेज। Okay, it's a myth. हाँ, Okay. इट्स अ मिथ। डायरेक्टली तो उससे रिलेटेड नहीं ऑब्वियस, लेकिन हीट जैसे आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, इट्स अनदर थिंग। But my question is still there. There- Like if you're talking कि about if मतलब if sun- I'm driving इलाज मेरा क्या तो है? regularly yes, मैं तो अगर आप सन regularly हाँ। प्रोटेक्शन रेगुलरली करेंगी तो आपकी ये पिगमेंटेशन आप खुद नोटिस करेंगी, लाइट होना शुरू हो जाएगी, मजीद खराब नहीं होगी। फिर हम क्या करते हैं, फिर एंटी पिगमेंट No, डिफरेंट but if I say if सीरम्स। it's not possible for me, ना like I have to attend so many नहीं, meetings. सनब्लॉक लगाने में क्या मसला है? So this is what I'm अच्छा, asking. ना कि pigmentation मतलब का कोई भी आप issue हो ना। मेकअप की एप्लीकेशन के साथ आप सनब्लॉक को कैसे फेस लगा अप्लाई कर सकते हैं सकते आप, हैं? पहली आपकी एप्लीकेशन सनब्लॉक की, उसके ऊपर आप मेकअप लगाएं। मतलब we can और use कुछ makeup sunblock होते as हैं a जो- primer? एज प्राइमर बिल्कुल Okay. यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर आप प्राइमर अप्लाई करें। Okay. ठीक हो okay, गया। और okay. कुछ और ड्राइविंग कम करें। पॉसिबल नहीं है। फाउंडेशंस भी कुछ Driver ऐसी फाउंडेशंस भी कुछ ऐसी होती हैं जो प्रोटेक्शन देती हैं, लेकिन अगर पिगमेंटेशन इशू स्टार्ट हो गया तो ऑलवेज कंसीडर सनब्लॉक, क्योंकि उसके अंदर फाउंडेशन में जो सन प्रोटेक्शन होती है वो कम होती है कंपेयर टू प्योर जबरदस्त। ये सनब्लॉक। थोड़े से देर में आपने काफी मसाइल हल करवा दिए हैं लोगों के। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वाज नाइस हैविंग यू। तो जो मसला है आपका, इससे ज़्यादा मसले भी उसने आइंदा आने वाले दिनों में हम उन मसलों में भी बात करेंगे, लेकिन वो चाहे ओपन पोर्स हो, पिगमेंटेशन हो, टू टोन्स हो या ड्राई स्किन, उसके लिए आपने क्या क्या स्किन के करना मसले है। तो श्रेय मुझे ऐसा लगता है कि कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। मतलब Agreed. ये नहीं कि गर्मी आए वो फोड़े फिंसियों के मसले, सर्दी आए वो मतलब ड्राइनेस होगी, डार्कनेस होगी, मतलब कुछ भी कभी भी शुरू हो जाता है। बच्चे की जान लोगे क्या? ऐसा हो गया। चलो एक ब्रेक लेते हैं, वापस जान नहीं लेनी, आप ब्रेक लेनी है। स्टे ट्यून्ड टू पाकिस्तान। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में हैं जहां इजादात की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। स्मार्ट होम्स, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, आज की दुनिया स्मार्ट है और हम लाएंगे इसकी अपडेट्स स्मार्ट वर्ल्ड में। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अब जरा बात डेंगू की करते हैं। डेंगू के वार पंजाब में ज़्यादा हो रहे हैं। पंजाब के जो अस्पताल हैं, चाहे गुजरांवाला हो, फैसलाबाद हो, लाहौर हो, मुल्तान हो या भक्कर हो, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। और ये उस वक्त हो रहा है जब हम देखते हैं डेंगू हमारे स्प्रेज भी हो रहे हैं, यानी हम जो फॉगिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ
जो आगाही की बात है कि आप के घरों में किसी जगह पे टायर में जो हम रख देते हैं यूज टायर के, पानी जमा ना हो, कोई कहीं पानी खड़ा ना होने दें, इस पर टीम्स चेक भी करें। बट स्टिल ये डेंगू इतना बेकाबू क्यों होता चला जा रहा है? क्या वाकई डेंगू वायरस भी अब तगड़ा हो गया, जिस तरह हम कोविड के केस में देखते हैं कि नए वेरिएंट्स आते हैं? डेंगू पर काबू पाने के लिए जो स्प्रेज किए जा रहे हैं और जो बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं अस्पतालों में, कि डिफरेंट डेंगू वार्ड्स भी कायम किए गए हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। मैं ज्वाइन किए डॉक्टर असद असलम साहब ने, CUM न्यू हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? असद साहब असद साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम लोग आज बात करें डेंगू वायरस के हवाले से, और दूसरा ये कि चूंकि पंजाब में ये केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, ये बताइएगा अगर हम लोग सरकारी अस्पतालों का जिक्र करें जिसमें न्यू हॉस्पिटल भी हम देखते हैं कि सर फहरिस्त आता है, वहाँ पर सिचुएशन इस वक्त क्या है? कोरोना के बाद अगर हम देखें तो इसमें डेंगू का रेशियो क्या है हॉस्पिटल्स में? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको पूरे लाहौर और पूरे पंजाब की सिचुएशन बताता हूँ। जी जी। कि लाहौर में इस वक्त 51 हॉस्पिटल्स हैं जो इस वक्त डेंगू के पेशेंट एडमिट कर रहे हैं, और इनमें तकरीबन बेड जो हैं वो 2685 बेड एलोकेट किए गए हैं फॉर डेंगू पेशेंट, और इस वक्त इस पर 1682 मरीज दाखिल हैं, और हमारे पास इस वक्त भी 1003 बेड लाहौर में खाली पड़े हैं, और ऑक्यूपेंसी रेट इस वक्त 62.4% है। और इन जो 1682 मरीज दाखिल हैं, इनमें 409 पेशेंट्स हैं जो कंफर्म्ड हैं, और बाकी सब जो प्रोबेबल हैं या वो सस्पेक्टेड हैं। अब पूरे पंजाब की अगर बात करें तो पूरे पंजाब में जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर और प्राइवेट हॉस्पिटल मिला के तकरीबन 5600 बेड पूरे पंजाब में एलोकेटेड हैं, और उस वक्त पूरे पंजाब में इन बेड पर तकरीबन 3554 मरीज दाखिल हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हमारे पास हमें कोई बेड की प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी 40-45% के करीब बेड खाली पड़े हैं। सर ये बताइएगा, क्योंकि मरीज तो बहुत ज़्यादा तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं, क्रिटिकल केसेस किस तनासुब में देखने को मिल रहे हैं हमें? सॉरी, दोबारा रिपीट करेंगे? सर आपने यहाँ पे हमें मरीजों की तादाद के हवाले से तो आगाह किया, ये बताइएगा कि सिर्फ मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, मतलब उन्हें मामूली नौयत का डेंगू है, या फिर क्रिटिकल केसेस जो है वो कितनी फीसद देखे जा रहे हैं? तकरीबन हर नौयत के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हम दाखिल सिर्फ उन मरीजों को करते हैं जिनका प्लेटलेट काउंट 40,000 से कम हो, या ऐसे मरीज भी जिनका प्लेटलेट काउंट बेशक 1 लाख से ऊपर भी है, लेकिन उनको वार्निंग साइंस हैं, यानी कि अगर बड़ा सख्त पेट में दर्द है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, और उनको खुदा ना खास्ता नाक से या यूरिन में ब्लीडिंग हो रही है, या बॉडी पर और कोई रैशेस पड़े हैं, तो अगर कोई वार्निंग साइंस हैं, बड़ा सीवियर किस्म का मलेज है, तो अब हम उनको 1 लाख प्लेटलेट होने के बावजूद भी दाखिल कर लेते हैं। तो मरीज हमारे पास हर स्टेज के आ रहे हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्रिटिकल सारे आ रहे हैं, लेकिन उनको दाखिल करते हैं जो 40,000 से कम प्लेटलेट वाले या वार्निंग साइंस के साथ। ठीक, डॉक्टर साहब, क्या हम इस वक्त कह सकते हैं कि कोविड जो है वो फिर भी काबू में है, डेंगू भी काबू है, इसके पेशेंट्स ज़्यादा हैं, इसके वार्ड्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं हमें, वहाँ पर बेड ज़्यादा ऑक्यूपाइड है? कोविड का तो अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस परसेंट पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 1% तक चला गया है, और हमारे पास जितने कोविड के बेड खाली हुए थे हॉस्पिटल में, वो हमने सारे डाइवर्ट कर दिए हैं डेंगू के। अच्छा, कोविड के वार्ड्स अब कन्वर्ट हो गए डेंगू वार्ड्स में? हाँ जी, क्योंकि वो बेड खाली कम है, में हॉस्पिटल 70 के करीब जो कोविड के हैं, जबकि ठीक, आपकी आवाज कट रही है सर, कुछ कट रही है, कुछ अगर आप ये जवाब दोबारा जरा अपना रिपीट कर दें। सवाल ये था कि मतलब डेंगू के कोरोना वायरस के लिए जो अवार्ड्स मुख्तस किए गए थे, अब डेंगू के लिए जो है वो मुख्तस कर दिया गया है। जरा इस पर मतलब यानी कि डेंगू के मरीज अब बहुत ज्यादा तवातुर से डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे हैं। मैंने पहले बताया कि डेंगू के पेशेंट हॉस्पिटल में से 70 से भी कम है, जबकि कोविड के 70 से भी कम है, जबकि डेंगू के 2.9 है, और यही सूरत हाल बाकी अस्पतालों में है। तो इसलिए कि कोविड के पेशेंट हमें अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम है, तो वो हमने फेज वाइज पेशेंट डाइवर्ट कर दिए हैं टुवर्ड डेंगू। तो इसलिए हमें डेंगू के मरीजों को अकोमोडेट करने में कोई दिक्कत दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ रहा। ठीक,
डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुताल्लिक हमसे गुफ्तगू। छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिलके इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबारक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं एक नए मेहमान शख्सियत के साथ कि जिनका ताल्लुक या जिनकी शख्सियत जो है वो शोबा तालीम से वाबस्ता है और अपने एजुकेशन के डिपार्टमेंट में और इस तमाम से सूरत हाल के पेश नज़र हमने देखा है कि उनकी खिदमात को न सिर्फ सराहा गया बल्कि उन्हें तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आज प्रोग्राम में जिस शख्सियत को हमने इन्वाइट किया है वो है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक सर। एक सिर्फ तमग़ा इम्तियाज़ नहीं, माशाल्लाह 19 नेशनल अवार्ड्स आपको मिले, माशाल्लाह बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड भी आपको मिला। एक तो बहुत ज़्यादा खुशी उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जहाँ से मैंने मास्टर्स और एमफिल किया, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है। सर थोड़ा सा कायदे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पर सबसे पहले बात करते हैं कि हम देखते हैं हर साल जब भी ये रिपोर्ट आती है तो हमें कायदे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जाती नज़र आती है। थोड़ा सा एलेबरेट करें सर, ये जो QS रैंकिंग सिस्टम होता है जिसमें आई गेस 25 पॉइंट समथिंग इसके मार्क्स थे कायदे यूनिवर्सिटी के, ये रैंकिंग क्या है? किस किस डिपार्टमेंट में कायदे यूनिवर्सिटी अच्छा परफॉर्म करती आ रही है? देखें, दुनिया के अंदर जो रैंकिंग है वो सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिश QS है, बिल्कुल, टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है और शंघाई है। ये 3 इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट रैंकिंग फोरम्स हैं जो कि खुद से डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा बेस होता है हमारे रिसर्च के जो आउटपुट है, उसके अलावा हमारी टीचिंग क्वालिटी असेसमेंट है, रिसर्च क्वालिटी असेसमेंट है, एम्प्लॉयबिलिटी है, एनवायरनमेंट ऑन कैंपस है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सारा जो यूनिवर्सिटी के अंदर, और फिर जॉब प्लेसमेंट है, करियर काउंसलिंग है, तो ये सब चीज़ों को मिला के वो फिर रैंक करते हैं। और आपको इल्म है कि पाकिस्तान में 225 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारी यूनिवर्सिटी एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जो टॉप 300 to 500, वो रैंकिंग हंड्रेड्स के हिसाब से बिल्कुल ऐसे ही है। और पहले 500 में सिर्फ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है और तमाम रैंकिंग्स में, और एशिया में भी हम टॉप 100 में हैं। अब एशिया में वो कहते हैं जी टॉप 100 में, एशिया में दुनिया की 60% आबादी है और ज़्यादातर अमीर मुल्क इंक्लूसिव ऑफ जापान, चाइना, रशिया और टर्की भी और सिंगापुर भी और मलेशिया भी, बड़ी सॉलिड इकोनॉमीज़ के जो ममालिक हैं वो एशिया में हैं। तो एशिया में
हम टॉप 100 में हैं माशाल्लाह। अच्छा, अब एक और भी बड़ा दिलचस्प बात है कि आपको इल्म है, जैसे आप खुद कायदीन हैं तो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे सिविल सर्विस में हमारा शेयर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग ये कहते हैं जी आप टॉप 100 में क्यों नहीं आते? वी कैन। जवाब ये है कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है। अब मसला ये है कि फंडिंग की ज़रूरत होती है। आप ये कहें कि जी बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं जी फंडिंग के बगैर तो देखें आप इसको बगैर कर लें। फ्रैंकली जो डॉलर टू वैल्यू रेशो है, मैं आपको बड़े वसूख से ऑन अ नेशनल टेलीविज़न ये कह रहा हूँ कि नॉट इन पाकिस्तान बट इन द वर्ल्ड हमारी सबसे ज़्यादा है। हम पाकिस्तान के अंदर भी जो 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं, फंडिंग के हिसाब से हम 40वें नंबर पे हैं। हमारा जो बजट है, मैं पहले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का वाइस चांसलर था, उसका 8.5 अरब रुपए का बजट है। वो 600 से 700 में है, वो भी अब नंबर 2 पे रैंक हो गई। लेकिन हमारा 2.25 अरब का बजट है। तो 2.25 अरब के बजट के साथ आप वर्ल्ड रैंकिंग में, बहुत बड़ी बात है, और दुनिया के अंदर 20,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे भी कम बजट है हमारा। तो इसलिए मैं सिर्फ मैसेज ये अपने कौम को ये देना चाहता हूँ कि हमें पॉजिटिविटी और उम्मीद के साथ कि जी हम क्रिटिसिज्म, वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म, कुछ गलतियाँ हमारी भी होंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जी हमें जितने रिसोर्सेज मिलते हैं उस हिसाब से हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और ऐड करूं कि हमारे जो रिसर्च पेपर छपते हैं उसकी अहमियत ये होती है कि उसको कोट कितने, रेफर कितने लोग करते हैं, साइटेशन कितनी है। तो दुनिया में कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की साइटेशन का जो रैंकिंग है वो 28 है, 28 इन द वर्ल्ड, माशाल्लाह, ठीक है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, बहुत बड़ी है सर, ये तो अचीवमेंट है। ये उम्मीद है और बेहतरी की गुंजाइश सर्टनली है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी फैकल्टी है, बड़ी अच्छी स्टूडेंट बॉडी है, और बिलखसूस हमारे जो एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो है वो रैंकिंग में बहुत ज़्यादा। प्रोफेसर साहब, इसमें ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि इस वक्त आपके नज़दीक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसको निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो उसकी तरफ जा नहीं रहे, जबकि आप समझते हैं कि इस तरफ आना चाहिए और इसमें भी बहुत बेहतरीन मौके मौजूद हैं। उन मौक़ों से भी आपने हमें आगाह करने, और इस वक्त की जो जनरेशन है उसका रुझान किन सब्जेक्ट्स की तरफ है? मतलब इस वक्त कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आपको लगता हो कि मतलब ये वाले स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इतनी ये जो है जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी हमें इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, और वो इंटरवेंशंस हैं आईटी की, जो मॉडर्न, मसलन कोई स्टूडेंट इवन सोशियोलॉजी पढ़ रहा है तो हमें एक सेमेस्टर में उसको ये जो डेटा साइंस है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मॉडर्न इंटरवेंशन है, अब ये ज़रूरी हमें करना पड़ेगा कि हर तालिब इल्म को, मैं ये कहूँगा कि जो पंजाबी में उसने मास्टर्स किया है उसको भी आप ये मॉडर्न इंटरवेंशन, उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। कोविड आ गया, कोविड की वजह से हमने यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया, तो अब आप बच्चों को तालीम किस जरिए से देंगे? ठीक है, वो इंटरवेंशन आप आईटी की मदद से देंगे ना, ऑनलाइन। तो आपको इस वक्त अगर अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना है तो नंबर 1 हमें स्टूडेंट्स के अंदर ये जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस करना, अपने स्टार्टअप्स को लेना, और बिलखसूस स्टूडेंट्स का रुझान ज़ाहिर है अब लॉ की तरफ बहुत ज़्यादा है, उसका मेरिट मेडिकल से भी ऊपर चला गया। सर्टली वकला द अर्निंग इज़ वेरी गुड इन कंपैरिजन टू एनी अदर डॉक्टर्स, जो डॉक्टर सबसे ज़्यादा शायद पाकिस्तान में कमाता है, तो वो जो 1 महीने में कमाता है वो वकील 1 दिन में उठाता है। इसलिए बच्चों का रुझान, हाँ सर्टनली ये वो एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आईटी के लोग हैं, और फिर देखें आप अगर गूगल में जाके देखते हैं तो गूगल जब हायरिंग करता है तो उसको डिग्री नहीं चाहिए, स्किल चाहिए। वो चाहते हैं स्किल आपके पास, वो कहते हैं डिग्री साइड पे रखते हैं, मैं आपका एक टेस्ट, और दौर भी शायद इसी का है सर। अभी ये इस वक्त तक हम ये कर रहे हैं कि स्टूडेंट जब आता है उसको हम एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जिसको डिग्री कहते हैं, टू फाइंड अ जॉब।
अब इसको बदल के स्किल की तरफ लाना पड़ेगा। सर ये आप लोग स्टेप लें ना, हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं। बस थोड़ा एक्सप्लेन करें क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जा रही है? ये मैंडेटरी है। अच्छा। जो हमारे अब एक मेजर है, जैसे मैंने बताया कि कोई मेजर हिस्ट्री में कर रहा है, उसको माइनर कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं, सर्विस कोर्सेज पढ़ते हैं, उसको कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना पड़ता है, उसको जनरल नॉलेज भी पढ़ना पड़ता है, उसको ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ती है। नहीं कंपल्सरी नहीं, कंपल्सरी है जो मेजर कोर्सेज, ठीक है, वैसे 70% कोर्सेज मेजर हैं आप अगर डिग्री मैथ्स कॉम में कर रहे हैं, लेकिन आपको माइनर और सर्विस कोर्सेज भी पढ़ने हैं डिग्री की रिक्वायरमेंट। उसमें आपने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़नी है, उसमें आपने कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, उसमें आपने सिविक्स पढ़नी है, उसमें आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है। तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट दुनिया में अगर आपने आगे पढ़ना है, क्योंकि वो लिंक है आईटी के साथ। बिल्कुल। तो इसलिए अब डिग्री के अंदर हम ये, और हम इंशाल्लाह अब ये जो मॉडर्न इंटरवेंशन है उसको भी करिकुलम का हिस्सा बना रहे हैं कि हर स्टूडेंट जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी के कुछ कोर्सेज पढ़ ले, और फिर जब उसको बेसिक स्किल आईटी की आ जाती है ना, तो फिर इंडिविजुअल खुद से उसको लर्न करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ देहातों में लोग फेसबुक यूज करते हैं, अनपढ़ हैं, हाउ दे गॉट अस, ये स्किल है ना, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, वो फेसबुक यूज करते हैं, वो यूट्यूब से कमा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये चीज है, स्किल है। तो जब आप एक स्किल सीख जाते हैं तो फिर आप उसमें एक्सेल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने बिजनेस आइडियाज के साथ आते हैं, उनको हम वो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वेंचर कैपिटल अरेंज करते हैं, कामयाब जवान जो प्रोग्राम है उसके तहत भी। अच्छा, वो फिर जब बाहर निकलता है तो मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा ऑन एवरेज 80,000 रुपये कमाता है जॉब करके, अंडर ग्रेड या मास्टर्स या एमफिल, तो वो ऑलमोस्ट उससे डबल कमा रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो 3-4 लोगों को रोजगार भी दे रहा होता है। तो ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि एक आदमी को आपने इंडिपेंडेंट कर दिया, वो खुद अपना कारोबार चला रहा है, ठीक है, और फिर अच्छा वक्त के साथ साथ जो उसका ग्रोथ है, मसलन मैंने अगर एज ए प्रोफेसर 1 लाख से शुरू किया था तो अब मैं 3 लाख रुपए महीना पे हूँ, ये ग्रोथ है। और मेरे साथ अगर किसी ने बिजनेस में 1 लाख रुपया महीना कमाया था तो इस वक्त करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, तो वो उसकी ग्रोथ भी निस्बतन ज्यादा है। और वो उसने जब कंपनी स्टार्ट की थी तो 5 लोगों को एम्प्लॉय कर, इस वक्त वो 500 लोगों को कर रहा होगा, तो वो खुद भी कमा रहा है और वो जॉब क्रिएट भी कर रहा है। ठीक है सर, ये तो हमने बात जरा की है जो हम डिपार्टमेंट वाइज भी कर रहे हैं, जरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से मुतालिक भी बात करते हैं, जो कि ज़रा बहुत ज़्यादा इस पर QAU का काम रहा है, वो चाहे इवेंट्स हो, वो चाहे कल्चरल नाइट्स हो, वो चाहे कल्चरल इवेंट्स हो। अभी एक रीसेंट इवेंट भी था जिसपे टॉपिक बड़ा अच्छा था, सूफीज़म पे। तो सर थोड़ा सा बताएंगे, लाल बैंड ने परफॉर्म किया उस पे, तो ये सूफीज़म कितना इम्पोर्टेंस है इसकी, और ये कल्चरल इवेंट्स में इस टॉपिक पर बात करना, इस पर स्टूडेंट्स को इंगेज करना। देखिए ये बात ये है कि जब हम अपने ग्रेजुएट्स की, जैसे आपने पूछा कि ग्रेजुएट्स की जो क्वालिटी है उसमें एक बड़ा कंपोनेंट है उसकी किरदार साजी, उसको एक बेहतरीन इंसान बनाना। रीज़न ये है कि हमने उसको ख्वांदा भी कर दिया, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी कर दिया, ठीक है जी, उसको एम्प्लॉयबल भी बना दिया, लेकिन अगर ये कंपोनेंट इग्नोर हो जाए ना तो माशरे में हम कंस्ट्रक्शन की बजाय डिस्ट्रक्शन देखेंगे। बिल्कुल, तो इसलिए इंसान की तरबियत बहुत ज़रूरी है, और उस यूनिवर्सिटी एज में आके। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे आपने कहा एंगेजमेंट है, और एंगेजमेंट ये है कि उनको आप डिफरेंट सोसाइटीज़ बनाएं, क्लब्स बनाएं, वहाँ वो स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, और हमारा जो रीजनल कंटेक्स्ट है या हमारा जो मुल्की, तो ग्रेजुअली अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ता गया। आप अभी रिसेंट इवेंट्स भी देख रहे हैं, तो देखें आप, मैं, हम 3 लोग बैठे हैं, हमारा इख्तलाफ राय होना नॉर्मेलिटी है, और अगर इख्तलाफ राय ना हो तो एबनॉर्मेलिटी है। वो हमारे यहाँ शाकिर शुजाबादी का एक कलाम है कि कमले हादसे तो चंगे हादसे, शऊर आया है उदास थे। तो जब आप में शऊर आता है, आगही आती है, तो इख्तलाफ राय। आप इस वक्त इधर देख रहे हैं, मैं इधर देख रहा हूँ। अच्छा, अब हम बर्दाश्त नहीं करते, वो हमारा लिसानी हो, वो हमारा मजहबी हो, वो हमारा फ़िरके से हो। देखें,
कोई इंसान है वो उसका जो फ़िरका है वो उसकी अपनी ज़ात तक है, वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए जिस तरह नमाज पढ़ता है, जो आप भी अल्लाह की खुशनुदी, तो आपको उससे इख्तलाफ करने की क्या ज़रूरत है? आप म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस की बात करें ना, बिल्कुल ऐसी। तो उसके लिए हमारे जो इस खिता बर सगीर में जो इस्लाम फैलाया गया या इस्लाम की सारी तालीमात आई वो सूफीज़ के थ्रू आई। अब सवाल ये है कि उन्होंने क्या किया, उनके पास क्या था, क्या उन्होंने पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन की? ठीक है, जैसे मतलब मैं तो जो है वो अल्लामा इकबाल को भी सूफ़ी कहता हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे। बात ये है कि मोहम्मद से वफ़ा है क्या? वो वफा वो है कि जो चीज़ उनको पसंद है वो करें, जो ना पसंद है वो ना करें। हम दावा तो मोहब्बत रसूल का करते हैं, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, लोगों को मार देते हैं। क्या ये मोहम्मद को पसंद हो है नहीं सल्लल्लाहु सकता, अलैहि वसल्लम? ये मोहम्मद को पसंद हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपको जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, अब ये वफा है, ये वफा। अच्छा, इसी तरह जो हमारा सूफ़ी है वो आप अब्दुल्ला शाह गाजी से, लाल शहबाज कलंदर से, शाह अब्दुल लतीफ़ पटाई से कहें, सचल सरमस्त है, ख्वाजा फरीद है, बाबा फरीद है, हमारे मुल्तान में आप देखें बाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी हैं, शाह शमस तब्रेज़ हैं, शाह रुकन आलम हैं, मूसा पाक हैं। इसी तरह आप साज़ सुल्तान बहू हैं, बाबा फरीद हैं। लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा दाता साहब हैं, ख्वाजा यकूब जंजानी हैं, शाह जबाल हैं, मियाँ मीर हैं। आगे आएँ आप गुजरात में मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, ठीक है, कि वो उनका जो पैगाम है कि जी माली दा कम पानी देना भर भर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे जाना। सो एक तो सूफ़ी इस कल्चर को आगे हमारे यहाँ पे जो हैं वो बरी इमाम आपके बिल्कुल साथ हैं, और फिर जो हैं वो अगर आप इवन केपी में भी चले जाएं तो वहाँ भी रहमान बाबा हैं, खुशहाल खान खटक हैं। तो ये हमारा इस्लामाबाद जो है वो पीर मेहर अली शाह गोल्डा शरीफ। अच्छा, अब हमने किया क्या, हम उन मज़ारों पे जाते हैं, वहाँ दुआएं मांगते हैं, वहाँ सलामी देते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते जो सूफ़ी करता था। जो उनका पैगाम था उसको फॉलो नहीं करते। पैगाम सूफ़ी का 4 चीज़ों पे है, तमा, जमा, मना और चमा। ये है सूफीज़म का कल्चर। तमा लालच को कहते हैं, ठीक है, जमा कोई नहीं, अनस्पेंड गॉड विल सेंड, ठीक है ना, और मना कोई नहीं। अब जैसे हमने कहा कि किसी को मना करने से आप नहीं उसके अंदर चीज़ को कर रहे, उसको कन्विंस करें, ठीक है। इसी तरह आप जो सूफ़ी ने, अगर सूफ़ी का आप कलाम पढ़ें तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो शायर है, और सारे ऑलमोस्ट सारे सूफ़ीज़ जो हैं उनका पोइट्री से बड़ा ताल्लुक़ है। और हमारा जो बाबा बुल्ले शाह है, अब मैं एक मिसाल आपको देता हूँ इसी उससे कि वेख बुल्ले आसमाना ते उड़दे पक्षी, परिंदों को देखें, ठीक है, वेख तो सही की कर देने, देखें क्या करते हैं वो। सुबह सवेरे आप परिंदों को देखते हैं, वो जाते हैं रिज़्क़ की तलाश में, शाम को वापस घर, ठीक है। वेख बुल्ले आसमाना ते उड़दे पक्षी, वेख तो सही की कर देने, कदी किसे ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने, नाओ कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, नाओ भुखे मरदे ने, बंदे ही कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, बंदे ही मरदे ने, बंदे ही भुखे मरदे। अच्छा, वजह यह है कि हमारे यहाँ ये जो मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है, आप पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, मेरी आइंदा नस्ल के लिए। आप खुद देख लें कि आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ा दिया, पैसे जमा ना करते तब भी आप अपना रोज़गार कमा लें, और अगर किसी ने पैसे जमा किए, बच्चे ख़राब हो, उन्हें बेच दिया। और सो आपको अल्लाह पे तवक्कुल, यकीन जो है उसको सूफ़ी का आप देखेंगे कि वो कपड़े अच्छे नहीं पहनता, ठीक है जी, दरवेश है, किसी को किसी चीज़ से मना नहीं करता, आप उसको मारेंगे तब भी मना नहीं करेगा, ठीक है। आप अगर सचल सरमस्त को कलाम अगर देखें, और उस कलाम के अंदर हम बात ये कर रहे हैं कि अगर हमने अच्छा इंसान बनाना है तो हमारे कल्चर के ये heroes हैं, we have examples, we just have to follow them. We must read, true, and we must understand कि what the message was. ये यार डाडी इश्क आतिश लाई है, मैनू लग गई बेख्तियारी सीने दे विच जा समाई है, ठीक है, हुल हुला के इश्क जो आया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया। तो ये हकीकी इश्क की बात बिल्कुल ऐसे, जैसे मैंने कहा कि मोहम्मद से वफातू ने तो हमारे सराइकी खित्ते में ख्वाजा गुलाम फरीद
ठीक है जी। वो मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा काबा किबला मुसहफ मिंबर मस्जिद कुरान भी तू, हजूर पाक को कह रहे हैं बिल्कुल कि अब मेरा कुरान भी, मेरा मस्जिद भी, मेरा दीन भी, मेरा ईमान भी तू ही है, क्योंकि तूने हमें आगाही दी ना, हमें तो पता नहीं था अल्लाह कौन है, तुमने बताया कि अल्लाह है, तुमने बताया कि दीन है, तो मैं तुमसे मोहब्बत वही की मोहम्मद से वफा। यही ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं कि हमने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हारी पैगाम को हमने जो है वो आगे चलाया, तो फिर हम बेहतरीन इंसान हैं माशरे में। जैसे वो मैं का है कि फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दा फिर कट दरिया, फूलों का अतर बनाए दे, फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दा फिर कट दरिया, दरिया विच फिर रज के नहा, मच्छियां वांगो तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मरनी, पहले अंदरों मैं मुका। क्या so this is the point कि you got to respect others, you got to create a space for others। ठीक है, अपनी माँ की तो सब इज्जत करते हैं ना, आप दूसरे की माँ की इज्जत करें, अपनी बहन की तो सब इज्जत करते हैं ना, दूसरे की बहन की इज्जत करें। so this is a message। अब अगर आप हज़रत सुल्तान बाहू की बात करें तो अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नफ़ी असबात दा पानी पीता हर रगी हर जाई हूँ। अब ये नफ़ी असबात नेगेटिव पॉजिटिव, नफ़ी असबात लोग अच्छे भी हैं बुरे भी, ठीक है, नफ़ी असबात दा पानी पीता हर रगी हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया जद फुलां ते आई हूँ, तो जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जिन्हें बूटी लाई हूँ। सो द पॉइंट इज के जो सूफी का पैगाम है उसको दरबार पे जरूर जाएं, उसको एब्जॉर्ब करना, आप प्रैक्टिस करना। इट्स नॉट डिफिकल्ट, it's not difficult, it's not difficult, you need to be positive, you need to keep smiling, you need to keep respecting others। वो नहीं करते ना करें, वो नहीं करते ना करें, आप देखेंगे कि एक दिन आएगा कि वो मान जाएंगे। बेशक ऐसे ही है, वो आप इतना एक्ट करें कि वो फिर मान ही जाए। ठीक है, इसी तरह बाबा फरीद का एक कलाम है, वो भी बड़ा, उसमें बड़ा मैसेज है कि कोई बन गया जीनत पखियां दी, पक्षी कहते हैं ये जो पक्षी वास होते हैं जो टेंटों में रहते हैं खाना बदो, कोई बन, आपके लिए मैं तर्जमा भी कर रहा हूँ, कोई बन गया जीनत पखियां दी, कोई छड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां दा, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। सो जिंदगी में आपके पास चॉइस है, कोई भूल गया मकसद आवन दा, कोई करके, अल्लाह ताला ने आपको किसी मकसद के लिए पैदा, कोई करके मकसद हाल चलिया। इतने हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई आज चलिया कोई कल चलिया, जाना तो सबने आगे है, लेकिन तो ये सारी दुनिया, ये आप जो चीजें इकट्ठी, तो हम अगर बच्चों के अंदर इस चीज को कि जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो दें, और सबसे जो इजी है जिसमें कीमत भी नहीं लगती वो इज्जत करें लोगों की। बिल्कुल, ये बहुत प्यारी बात आपने डॉक्टर साहब, बहुत प्यारी बात की है, बहुत अच्छी नशिस्त रही आपसे, दिल तो चाह रहा है कि इस नशिस्त को बढ़ाएं लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इट वाज नाइस हैविंग यू सर। नाज़रीन, वक्त हो के ख़त्म, कोशिश करेंगे दोबारा इस नशिस्त को किसी दिन कंटिन्यू करें। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।